बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट। 10th क्लास सब्जेक्ट फिजिक्स यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टूडेंट, लास्ट टाइम हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया था, डेट इज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हमने देखा था लास्ट टाइम के व्हाट इज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, और उसके बाद हमने इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन की थी और इसका लास्ट में 2 फार्मूले ड्राइव किए थे। स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने कहा था कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है। हमने कहा था कि किसी भी सर्किट में, इलेक्ट्रिक सर्किट में जब चार्जेस फ्लो करते हैं, यानी जब चार्जेस हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल मूव करते हैं तो वो अपनी एनर्जी को लॉस करते हैं। जब लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल चार्जेस मूव करते हैं तो हमें वर्क डन करना पड़ता है, उनको एनर्जी देनी पड़ती है। अब जब कभी भी चार्जेस हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल मूव करते हैं, जब कभी भी चार्जेस हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल मूव करते हैं तो वो एनर्जी को क्या करते हैं, लॉस करते हैं। क्योंकि सर्किट में वो ड्यूरिंग मोशन वो दूसरे फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ हो एटम ऑफ द कंडक्टर के साथ क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, और ड्यूरिंग कोलिजन उनके पास जो एनर्जी होती है वो लॉस होती है, यानी वो एनर्जी को लॉस करते हैं। इस मोशन के दौरान जो एनर्जी लॉस होती है डेट इज, हम उसको नाम देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। अब एनर्जी जैसे हाई पोटेंशियल पे चार्जेस थे तो उनके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी थी। अब वो ड्यूरिंग मोशन वो एनर्जी को क्या करते हैं, एनर्जी जो है वर्क डन करते हैं, एनर्जी लॉस होती है, वो वर्क डन की फॉर्म में उस एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी का नाम देते हैं। जिसके लिए हमारे पास फार्मूला था E इज इक्वल टू आई टी मल्टीप्लाई बाई वी। एक फार्मूला ये था इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए, दूसरा हमने इसमें रीअरेंज कर लिया था तो आई E इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये भी हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए फार्मूला है। और लास्ट में हमारे पास फार्मूला आया था E इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इनटू टी। इन 3 फार्मूलों की मदद से हम किसी सर्किट में कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे पास लॉस हुई है, इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इन तीन फार्मूलों की मदद से हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, अभी तक हमने ये डिस्कस कर लिया था कि हमारे पास जब किसी भी कंडक्टर में से करंट फ्लो करता है तो नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज होते जाते हैं, रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, रेजिस्टेंस। अब ये नहीं, हमने कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो वो दूसरे फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करते हैं तो कोलिजन के नतीजे में हमारे पास वहाँ पे क्या पैदा होती है, रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है। नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज करते जाएंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। अब हम इस बात में इंटरेस्टेड हैं, आज इस बात में इंटरेस्टेड हैं कि अगर किसी भी कंडक्टर में जितनी ज़्यादा हमारे पास कोलिजन होंगे तो रेजिस्टेंस इतनी ही ज़्यादा इंक्रीज होती जाएगी। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कोलिजन। तो अब हम इस बात में इंटरेस्टेड हैं कि अगर हमारे पास रेजिस्टेंस किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की जब रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाती है तो नेट इफेक्ट क्या होता है। अब हम आज ये देखने जाएंगे कि हमारे पास जब रेजिस्टेंस इंक्रीज हुई तो हमारे पास उसका इफेक्ट क्या प्रोड्यूस होता है। तो स्टूडेंट, हमने देखा कि जब कभी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में से करंट पासिस करती है तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। अब ये हीट कैसे प्रोड्यूस होती है, ये किन फैक्टर पे डिपेंड करती है, इस चीज़ को सबसे पहले हमारे पास एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था जेम्स जोule। इसने सबसे पहले इस फिनोमेना को डिस्कस किया था। तो आज हमारे पास हीट जो प्रोड्यूस होती है डेट इज फिनोमेना इज हीट जूल लॉ आ जाता है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास हीट जो पैदा होती है रेजिस्टेंस के साथ उसका क्या रिलेशन और ये कैसे पैदा होती है। तो स्टूडेंट, जब कभी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में से करंट पासिस करती है तो हीट प्रोड्यूस होती है। हीट को हम महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। जब फॉर एग्जाम्पल आपने स्टूडेंट डेली लाइफ में ऑब्जर्व किया होगा कि जब आप मोबाइल को चार्जर पे लगाते हैं तो कुछ देर के बाद आप लैपटॉप को या मोबाइल को चार्जर पे लगाने के बाद आप अगर 10-20 मिनट के बाद 1 घंटे के बाद आप जब मोबाइल को हाथ लगाते हैं तो मोबाइल भी जो है वो भी आपका हीट अप हुआ होता है और चार्जर भी गर्म हो जाता है। ये कहाँ से कैसे होता है ये हीट अप, तो ये हमारे पास जो करंट फ्लो होता है वो हीट प्रोड्यूस करता है। हीट की वजह से आपको मोबाइल और लैपटॉप जो है वो क्या हो जाते हैं, हीट अप हो जाते हैं। तो जब चार्जर को, मोबाइल चार्जर को, लैपटॉप को हम चार्जर पे लगाते हैं तो कुछ देर के बाद हाथ लगाने से हम महसूस कर सकते हैं कि मोबाइल, लैपटॉप और चार्जर गर्म हो जाते हैं। ये गर्माइश कहाँ से आती है,
ये एक्चुअली हमारे पास हीट प्रोड्यूस हुई है। हीट के प्रोड्यूस होने से ये गर्माइश आ जाती है। अब ये हीट प्रोड्यूस कहाँ से हुई? हीट प्रोड्यूस जो होती है बस डिवाइसेस में जो हीट प्रोड्यूस होती है उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कुछ में हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैक्सिमम में हम हीट जो प्रोड्यूस होती है डिवाइसेस में करंट के नतीजे में उसको हम इस्तेमाल भी कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस्त्री में है, जो अगर आप घर में इस्त्री को देखें तो पीछे से करंट फ्लो करके आता है, जब आगे जो इस्त्री होती है डिवाइसेस उसमें से करंट के वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम वहां पे हीट प्रोड्यूस होती है। उसी हीट को हम यूटिलाइज करते हैं, कपड़ों को इस्त्री करते हैं तो वो हमारे पास हीट जो है वहां पे यूटिलाइज होती है। इसी तरह से हीटर जो होता है पानी को गर्म करता है तो करंट फ्लो होता है, वो नेट इफेक्ट क्या करता है, उस हीटर का हमारे पास हीटर जो है उसमें हीट प्रोड्यूस होती है और इसी हीट से हम पानी को गर्म कर सकते हैं। इन दो डिवाइसेस में तो जब हीट प्रोड्यूस हुई तो हीट हमारे पास वो क्या करती है, पानी को गर्म कर देती है, उसको भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं, उस हीट को भी। इस केस में इस्त्री हीट प्रोड्यूस होती है उसको भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रेफ्रिजरेटर में देखें तो वहां पे हीट प्रोड्यूस होती है, लेकिन उस केस में हम हीट को यूटिलाइज नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ये हीट कहां से आई। तो अब स्टूडेंट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये जो हीट प्रोड्यूस होती है ये हीट कहां से आती है। तो स्टूडेंट आपने ऑब्जर्व किया होगा कि सर्दियों में हमारे हाथ जो हैं, हाथों को जब हम रब करते हैं तो इस तरह से रगड़ते हैं तो गर्माहट आ जाती है, गर्माइश आ जाती है। सिमिलरली यही कंसेप्ट हमारे पास इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में है। अब हमने समझ लिया कि हमारे पास किसी भी कंडक्टर में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में जब चार्जेस फ्लो करते हैं तो चार्जेस के फ्लो करने की वजह से क्या प्रोड्यूस होती है, करंट प्रोड्यूस होती है। क्या चीज प्रोड्यूस होती है, करंट प्रोड्यूस होती है। किसके, फ्लो ऑफ चार्जेस की वजह से। अब चार्जेस का फ्लो करने से हमारे पास हीट करंट प्रोड्यूस होती है और करंट के रिजल्ट जब चार्जेस फ्लो करते हैं तो वो दूसरे फ्लो इलेक्ट्रॉन के साथ, फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ और एटम ऑफ द कंडक्टर के या डिवाइस के एटम जो होते हैं उनके साथ कोलाइड करते हैं, कोलिजन करते हैं, तो रिजल्टेंट हमारे पास वहां पे रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होती है। अब जितने नंबर ऑफ रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होती जाएगी इतने ही ज्यादा नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज करते जाएंगे, इतनी ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगी। अब रेजिस्टेंस जितनी ज्यादा प्रोड्यूस होगी तो अब हम इस बात में इंटरेस्टेड हैं कि हीट कैसे प्रोड्यूस होती है। जब आपने देखा कि हम हाथों को रब करते हैं तो हाथों को रब करने से हमारे पास गर्माइश आ जाती है। सिमिलरली यही केस हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में। हमें पता है कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हमारे पास, कंडक्टर हैं हमारे पास, यहाँ पे क्या होता है, इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में फ्री इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन, इनको पोटेंशियल हम अप्लाइड करते हैं तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन दूसरे फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करते हैं। तो कोलिजन के नतीजे में हमारे पास ये, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कंडक्टर आ जाता है, इस कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन जब मोशन करते हैं, हमने इसको पोटेंशियल अप्लाई कर दिया तो पोटेंशियल के नतीजे में ये फ्री इलेक्ट्रॉन दूसरे फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ भी कोलाइड करते हैं और एटम ऑफ द कंडक्टर के साथ भी क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ, दूसरे फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ और नंबर ऑफ द एटम के साथ भी कोलिजन करते हैं। तो कोलिजन के नतीजे में दूसरे फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है। इनके कोलिजन के नतीजे में हमारे पास क्या प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। अब ये हीट हमारे पास जो प्रोड्यूस हुई, हीट किसके नतीजे में, कोलिजन के नतीजे में प्रोड्यूस हुई है। अब जितने नंबर ऑफ कोलिजन, जितनी ज्यादा टाइम्स इलेक्ट्रॉन कोलाइड करेंगे, कोलिजन, नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाएंगे तो क्या बढ़ जाएगी, रेजिस्टेंस बन जाएगी। कोलिजन के नतीजे में हमारे पास पहले क्या चीज प्रोड्यूस होती है, रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होती है। नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेंगे तो हमारे पास रेजिस्टेंस बन जाएगी, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी तो इट मीन कि हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। हमने देख लिया कि नंबर ऑफ कोलिजन बढ़े, नंबर ऑफ कोलिजन के बढ़ने से हमारे पास रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, रेजिस्टेंस के बढ़ने से हमारे पास क्या चीज बढ़ जाएगी, रेजिस्टेंस के बढ़ने से हमारे पास हीट भी जो है ज्यादा बढ़ जाएगी। तो अब इट मीन कि हमारे पास मैं लिख सकता हूं कि ये जो हीट प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, ये चार्जर, मोबाइल वगैरह जो हीट अप हुए उनके अंदर करंट का फ्लो करने की वजह से क्या प्रोड्यूस हुई, हीट। हीट को मैं लिख सकता हूं कि हीट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ कोलिजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, और रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो हमारे पास वहां पे क्या प्रोड्यूस होगी, हीट भी इतनी ही ज्यादा होगी। डेट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर में 1 का नाम दे देता हूं कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ कोलिजन इतनी ही ज्यादा
हमारे पास रेजिस्टेंस और रिजल्ट के तौर पे इतनी ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में। अब स्टूडेंट दूसरी बात आप ये देखें कि अगर हम मोबाइल को 5 मिनट के लिए चार्जर पे लगाते हैं तो उसके बाद हम जब हाथ लगाते हैं तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि चार्जर इतना ज़्यादा गर्म नहीं होता। लेकिन 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए जब मोबाइल को चार्जर पे मुसलसल लगाया जाए, उसके बाद आप जब मोबाइल को हाथ लगाते हो और चार्जर को भी हाथ लगाते हैं तो आप देखते हैं कि चार्जर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, उसकी गर्माइश बहुत ज़्यादा हो जाती है। इससे साबित क्या होता है स्टूडेंट कि हम देख सकते हैं कि जितना ज़्यादा टाइम ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा ड्यूरेशन होगा, इतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो हैं वो हीट अप भी ज़्यादा होंगी। यानी अब हम कह सकते हैं कि जितना ड्यूरेशन, अब टाइम का हीट के साथ क्या रिलेशन बनता है स्टूडेंट, इससे हमने यह खस किया कि हमारे पास जो इस केस में हीट थी, हीट जो है वो मेरे पास हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ जाती है, टाइम के। जितना ज़्यादा टाइम गुजरता जाएगा, ड्यूरेशन जितना ज़्यादा होगा, इतनी ही ज़्यादा हीट भी प्रोड्यूस होगी। दो बातें आ जाती हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट क्या है, रेजिस्टेंस के, और दूसरी बात टाइम के। अब तीसरी बात स्टूडेंट यह है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन फ्लो बढ़ जाएगा, फ्लो बढ़ जाएगा स्टूडेंट। तो फ्लो के बढ़ने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बढ़ जाने से हमारे पास फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। अगर किसी कंडक्टर में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने से, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टर में फ्लो करेंगे तो इलेक्ट्रॉन के ज्यादा फ्लो करने से हमें पता है कि वहां उस कंडक्टर में इतनी ही ज्यादा क्या फ्लो करेगी, करंट फ्लो करेगी। तो अब जितनी ज्यादा करंट फ्लो करेगी तो उतनी ही ज्यादा हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी। सिंपली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, तो आई की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। आई की वैल्यू, अब आई की वैल्यू ज्यादा होती जाएगी तो इट मीन नंबर ऑफ कुलियन भी ज्यादा होते जाएंगे, नंबर ऑफ कुलियन ज्यादा होते जाएंगे तो हमें पता है क्या प्रोड्यूस होगी, हीट भी क्या प्रोड्यूस होगी, ज्यादा। अब मैं लिख सकता हूं कि हीट का मेरे पास, हीट का जो डायरेक्ट रिलेशन है वो किसके साथ है, आई के साथ। नहीं, आई के साथ, सिंपल आई के साथ नहीं है, आई स्क्वायर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। इट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 3। अब आई के साथ डायरेक्ट रिलेशन स्क्वायर के साथ कैसे है, हमें स्टूडेंट पता है कि सिर्फ आई नहीं, आई स्क्वायर के साथ, क्योंकि वैसे भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, ऊपर से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कर दिए तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा तो आई बढ़ जाएगा, आई बढ़ जाएगा तो हमारे पास हीट बढ़ जाएगी। अब यानी आई हीट जो है वो सिंपली आई के साथ नहीं, आई के स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वो डायरेक्ट हीट जो वो डिपेंड करती है किस पे से, करंट पे डिपेंड। तो कंडक्टर में पहले ही से फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो करंट ज्यादा होता है, ऊपर से फ्री इलेक्ट्रॉन और ज्यादा कर देते हैं तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। तो हीट जो है वो आई के साथ नहीं, आई के स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाती है। अब इन तीनों चीजों को मैं अगर कंबाइन करके लिखूं तो मेरे पास हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आई आर एन टू टी, आई स्क्वायर आर एन टू टी आ जाता है, आई स्क्वायर आर एन टू टी। ये मेरे पास एक रिलेशन बन जाता है, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर एन टू टी। ये स्टूडेंट मैंने और ये आपने ये रिलेशन तो अभी देखा है, लेकिन ये अभी हमने डिस्कस किया, ऑब्जर्व किया, लेकिन ये सबसे पहले एक साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया था जिसका नाम था जेम्स प्रेस्कॉट जॉउल। उसने ये सबसे पहले हमारे पास बिफोर 18th सेंचुरी सबसे पहले ये एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, जेम्स प्रेस्कॉट जॉउल ने। अब इसी जो ये उस साइंटिस्ट ने ये जो रिलेशन ऑब्जर्व किया था, इसी रिलेशन को नाम दिया जाता है जॉउल हीट लॉ, यानी जॉउल हीट लॉ, इसी रिलेशन को देते हैं। अब हम ये तो हमने अभी सिंपल डिस्कवर कर लिया, ये इसको हमने अंडरस्टैंड किया, लेकिन अब ये जो हमारे पास जॉउल हीट लॉ है, इसकी हमारे पास जो आपकी बुक में है वो इसकी अलग से डेरिवेशन भी है। तो वहाँ पे हम इसको थोड़ा सा, बुक में इसका सिंपल लिखा हुआ है, हम थोड़ा सा अलग इसको डेराइव कर लेते हैं। अब हम इसकी देखने जा रहे हैं डेरिवेशन कि ये हमारे पास ये रिलेशन मजीद डेराइव कैसे होकर आता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमने अभी डिस्कस कर लिया कि हमारे पास जो हीट प्रोड्यूस होती है जिस किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, वो आई स्क्वायर आर और टी के साथ डायरेक्टली। अब अगर हम इसको स्टेटमेंट में लिखना चाहें तो जॉउल लॉ की स्टेटमेंट हमारे पास क्या बनती है, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन रेजिस्टर, किसी भी रेजिस्टर में, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास बल्ब था वो रेजिस्टर था, इसमें मोबाइल, ये हमारे पास इसी तरह रेफ्रिजरेटर रेजिस्टर के तौर पे हम कह सकते हैं। इनमें जो हीट प्रोड्यूस होती है, इन रेजिस्टर के अंदर जो हीट प्रोड्यूस होती है, इज प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट। वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोडक्ट ऑफ करंट के, आई
एंड रेजिस्टेंस आर, उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की रेजिस्टेंस के आर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस आर के, एंड ड्यूरेशन ऑफ टाइम फॉर विच द करंट पासेस थ्रू द रेजिस्टर, और जितने टाइम के लिए उस रेजिस्टर में से करंट फ्लो करता है उस टाइम पे भी डिपेंड, टाइम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस के भी डायरेक्टली, रेजिस्टर की रेजिस्टेंस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और करंट जो फ्लो होता है उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं H इज इक्वल टू, हम हीट को यहाँ पे H से शो करेंगे, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी आ जाएगा। ये मेरे पास मैथमेटिकली इसकी डेरिवेशन आ जाएगी, ये फार्मूला मेरे पास है हीट के लिए, जूल्स हीट लॉ का। अब हम इसको थोड़ा सा प्रूव करने जा रहे हैं। तो अब स्टूडेंट मैंने सपोज कर लिया कि ये मेरे पास एक कंडक्टर है, अब इस कंडक्टर पे मैंने इसको, पहले ये मेरे पास इस पे फ्री इलेक्ट्रॉन थे लेकिन ये जीरो पोटेंशियल पे था, तो अब मैंने इस कंडक्टर को बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, तो बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, फॉर एग्जांपल बैटरी का मेरे पास पोटेंशियल था 10 वोल्ट था। अब इसके पॉजिटिव एक पोटेंशियल पे पॉजिटिव आ जाएंगे चार्जेस और एक एंड पे नेगेटिव, तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इस एंड पे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। अब देखिए हमने कहा था कि चार्जेस हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल तो इजीली मूव कर सकते हैं, लेकिन चार्जेस को लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, लो से हाई की तरफ मूव करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वर्क डन करना पड़ता है, एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। अब वो एनर्जी सर्किट में इस केस में कैसे आएगी, वो बैटरी प्रोवाइड करेगी इन इलेक्ट्रॉन को लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल मूव करने के लिए, वो बैटरी इनको क्या प्रोवाइड करेगी, वर्क डन प्रोवाइड करेगी, एनर्जी प्रोवाइड करेगी। अब वो वर्क डन जो है, वो वर्क डन एक्चुअली हमने 9th क्लास में भी डिस्कस किया है स्टूडेंट, कि वो जो वर्क डन है, और प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि वो वर्क डन जो होता है वो एक्चुअली एनर्जी के बराबर होता है। तो अब हम लिख सकते हैं कि वर्क डन किसके बराबर है, एनर्जी के बराबर है, और वर्क डन को मैं लिख सकता हूँ W इज इक्वल टू E, और एनर्जी को, वर्क डन को हम एनर्जी के बराबर लेते हैं और एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं इस केस में H से, तो H को हम लिख सकते हैं H। अब वो वर्क डन कितना हुआ, वो चार्जेस जब मूव करते हैं तो चार्जेस मूव करने के लिए वर्क डन करते हैं, मीन के एनर्जी लॉस करते हैं, वो कितनी एनर्जी लॉस करते हैं उसको कैलकुलेट करते हैं। अब हमने कहा कि पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास किसके बराबर होता है, V इक्वल टू W डिवाइडेड बाय Q, यानी वर्क डन पर यूनिट चार्ज को 2 पॉइंट पे मूव करने के लिए जितनी एनर्जी लॉस करनी पड़ती है, जितना वर्क डन करना पड़ता है, वो उन 2 पॉइंट के दरमियान क्या बन जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो वर्क को इधर छोड़ें तो W इज इक्वल टू वी क्यू बन जाएगा। तो H, वर्क डन को हमने H से रिप्रेजेंट किया था, H लिख दिया, इसकी जगह हमने H लिख दिया। अब एनर्जी के बराबर है तो वो W की H, और H किसके बराबर है, वर्क डन के बराबर है, और वर्क डन भी हमने कैलकुलेट कर लिया, किसके बराबर आया, वी क्यू, H इज इक्वल टू वी क्यू। अब H अपनी जगह पे है, V का हमें मालूम है किसके बराबर है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला V इज इक्वल टू आई आर, तो V की जगह मैंने पुट कर दी आई आर, और Q अपनी जगह पे रह जाएगा, H इज इक्वल टू आई आर इंटू Q आ जाएगा। अब H इज इक्वल टू सेम इसी तरह रहेगा, आई मजीद इसमें हमें किसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं, हम आई की वैल्यू पुट, आई इधर पुट वैल्यू करते हैं। देखिए हमें पता है आई इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई टी, हमें क्यू की वैल्यू पुट करते हैं। करंट की वैल्यू क्या होती है, क्यू डिवाइडेड बाई टी, तो क्यू को मैं यहाँ पे छोड़ता हूँ तो क्रॉस मल्टीप्लाई क्यू इज इक्वल टू आई टी, तो क्यू की यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। आई अपनी जगह पे रहेगा, आर भी अपनी जगह पे, क्यू की वैल्यू जब आई टी पुट की तो आई मल्टीप्लाई बाई आई स्क्वायर हो जाएगा और साथ टी आ जाएगा, तो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट हमारे पास बेसिक जूल हीट लॉ जो है, जूल लॉ है, जूल लॉ जो है वो हमारे पास ये उसकी मैथमेटिकल रिलेशन आ जाती है। स्टूडेंट आपकी बुक में जूल लॉ को मजीद इस तरह से भी वो लिखता है, आई स्क्वायर आर टी डिवाइडेड बाय जे, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। जे क्या है, जे हमारे पास जूल मैकेनिकल हीट एनर्जी आ जाती है, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। बेसिक आप ये जूल लॉ को इस तरह भी से आई स्क्वायर आर टी आ जाएगा, तो जी को आप लिखें तो जी क्या है, जूल हीट मैकेनिकल हीट का एनर्जी है, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आप ये दोनों फार्मूले यूज कर सकते हैं, सिंपली ये भी है और ये जे को मजीद नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास इसी टॉपिक से छोटा सा एक रिलेटेड टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पावर क्या है। पहली बात तो हमने देख लिया स्टूडेंट इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। पावर को हमने सिंपल जैसे डिस्कस किया था फिजिक्स में, पावर इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। ये नहीं हमारे पास वर्क डन हुआ यूनिट टाइम में, जो बॉडी जितना ज़्यादा वर्क करती है उसको हम उसकी क्या नाम देते हैं, पावर का नाम देते हैं। अगर फॉर एग्जांपल एक बॉडी जो है वो काम करती है, वही काम करने के लिए हमारे पास 20 मिनट लगाती है, अब दूसरी बॉडी उसी काम को करने के लिए 10 मिनट लगाती है, तो अब जिसने कम टाइम लिया हम कहेंगे कि उसकी हमारे पास क्या ज़्यादा है,
पावर ज़्यादा है, काम करने की स्पीड जो है वो ज़्यादा है। अब जिस बॉडी की काम करने की स्पीड जितनी ज़्यादा होगी हम कहेंगे उसकी इतनी ही हमारे पास क्या ज़्यादा है, पावर ज़्यादा है। यह तो जनरल फिजिक्स में पावर का कंसेप्ट है। अब हम देखेंगे, हम तो इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक एनालिसिस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट को डिस्कस करने, तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होगी, सर्किट में इलेक्ट्रिक पावर का क्या मतलब होगा स्टूडेंट। तो देखिए हमने कहा कि हमारे पास जब चार्जेस सर्किट में लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं तो वो एनर्जी लॉस करते हैं, वर्क करना पड़ता है हमें। चार्जेस को लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल मूव करवाने के लिए वर्क डन करना पड़ता है। अब वो वर्क डन, कितना वर्क डन हुआ चार्जेस का, कितने टाइम में हुआ, इसको हम इलेक्ट्रिकल पावर का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट अब हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं पहले कि हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर क्या है। द टाइम रेट एट विच द वर्क इज डन इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। कहते हैं वर्क डन जो हुआ चार्जेस इन लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल जाने के लिए जो वर्क डन किया सर्किट में, उसको हम सर्किट में जितनी एनर्जी लॉस की, जितने वर्क डन किया, इसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक पावर का। या हम इसको सिंपली इस तरह से भी लिख सकते हैं सिंपल वर्ड्स में कि अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड बाय ए करंट एंड यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। देखें जब सर्किट में चार्जेस फ्लो करते हैं लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, तो वो चार्जेस जो हैं वो क्या करते हैं, एनर्जी सप्लाई करते हैं करंट को, दैट इज इलेक्ट्रिक पावर। मीन कि मेरे पास ये पोटेंशियल है, बैटरी के साथ में कनेक्ट कर दिया, किसी कंडक्टर के साथ ये बल्ब मैंने लगा दिया। अब हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल की तरफ चार्जेस मूव करते हैं तो ये कन्वेंशनली करंट आता है। करंट आता है तो ये बल्ब जो मैंने लगा हुआ है, बल्ब हीट अप होता है तो वो हमें हीट एनर्जी प्रोवाइड करता है और लाइट एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब ये जब चार्जेस फ्लो करके जाते हैं सर्किट में, तो ये चार्जेस फ्लो करते हैं तो इन चार्जेस का फ्लो रास्ते में जो है दूसरे चार्जेस के साथ कोलिजन होता है, ये एनर्जी को लॉस करते हैं, यानी एक चार्जेस दूसरे चार्जेस को एनर्जी सप्लाई करता है। अब जितनी ज़्यादा एनर्जी सप्लाई होती जाएगी इतनी करंट की वैल्यू भी ज़्यादा होती जाएगी। अब कितनी एनर्जी सप्लाई की, कितने टाइम में की, चार्जेस ड्यूरिंग मोशन एनर्जी सप्लाई करते हैं। अब एनर्जी, कितनी एनर्जी सप्लाई की और कितने टाइम में की, इसी चीज को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक पावर का। यानी अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड बाय करंट एंड यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर, इलेक्ट्रिक पावर। कि यूनिट टाइम में जितनी एनर्जी सप्लाई हुई इसी को हम नाम देते हैं, ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक पावर है। तो डेरिवेशन में स्टूडेंट हम इलेक्ट्रिक पावर को उसी तरह से फार्मूला बनता है फिजिक्स में, जैसे मैकेनिकल फिजिक्स में हमने सिंपल किया था, क्लासिकल फिजिक्स में पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम, डेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर आ जाता है। इट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे वर्क डन क्या है, जो चार्जेस सर्किट में एनर्जी सप्लाई करते हैं वही वर्क डन होता है। इस इलेक्ट्रिक सर्किट में जो चार्जेस एनर्जी पर सप्लाई करते हैं वही हमारे पास वर्क डन होता है। अब इस वर्क डन को हम कैसे कैलकुलेट करें, तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि हमें पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या आई थी, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। जब किसी भी दो पॉइंट के दरमियान चार्जेस मूव करते हैं, उन वो जो एनर्जी सप्लाई करते हैं उनके पास जो एनर्जी आ जाती है, यूनिट चार्ज के पास कितनी एनर्जी है, यही उन दो पॉइंट के दरमियान क्या बन जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस बन जाता है। तो यहाँ पे वर्क डन जो एक्चुअली एनर्जी होती है, तो आप एनर्जी को कैलकुलेट, वर्क डन को कैलकुलेट करने के लिए मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, W इज इक्वल टू V क्या हुआ आ जाएगा। अब इस वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, P इज इक्वल टू W इज इक्वल टू जो एनर्जी है वर्क डन किसके बराबर है, एनर्जी के, और उसको मैं लिख सकता हूँ V मल्टीप्लाई बाय Q आ जाएगा, Q डिवाइडेड बाय T आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, अब हमने जब लास्ट टाइम पढ़ा था कि हमारे पास करंट की वैल्यू किसके बराबर होती है, I इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय T। तो Q डिवाइडेड बाय T किसके बराबर है, I के। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ पावर इज इक्वल टू V इंटू Q डिवाइडेड बाय T। तो P इज इक्वल टू V अपनी जगह पे, Q डिवाइडेड बाय T की वैल्यू किसके बराबर है, I की। ये मेरे पास पावर के लिए एक रिलेशन बन गया, डेट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर ए। अब पावर का फार्मूला हमारे पास क्या बना, P इज इक्वल टू वी आई। ये बेसिक पावर का फार्मूला, यहाँ से हम मजीद वैल्यू पुट करके हम इसको मजीद दूसरी दो फॉर्म भी इसके हासिल कर सकते हैं। हमें पता है कि V की वैल्यू अकॉर्डिंग टू ओम लॉ किसके बराबर है, V इज इक्वल टू आई आर। तो P इज इक्वल टू V की जगह मैं I पुट करूंगा, तो I मल्टीप्लाई बाई आई का स्क्वायर, दैट इज ये मेरे पास एक अनदर आई स्क्वायर इंटू आर, दैट इज इक्वेशन नंबर बी। ये भी मेरे पास पावर के लिए एक रिलेशन आ गया। अब तीसरा रिलेशन हमारे पास अकॉर्डिंग टू ओम लॉ V इज इक्वल टू आई आर है। अब मुझे I की वैल्यू चाहिए, तो V डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, R। तो P लिख सकता हूँ, P इज इक्वल टू मैं पुट करूंगा I की जगह V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R इंटू R का भी स्क्वायर हो जाएगा, R के साथ क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो मेरे पास फार्मूला क्या बनेगा, P इज इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R,
वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर आ जाएगा। तो ये मेरे पास थर्ड इक्वेशन नंबर सी बन जाएगी। ये मेरे पास पावर को ए बी सी जो इक्वेशन है, ये पावर को फाइंड आउट करने के लिए, इलेक्ट्रिक पावर को फाइंड आउट करने के लिए फार्मूले हैं। जब हमें वी और आई की वैल्यू गिवन हो तो इस फार्मूले से इलेक्ट्रिक पावर को कैलकुलेट करेंगे, जब आई और आर की वैल्यू हो तो इस फार्मूले से, जब वी और आर की वैल्यू गिवन हो तो इलेक्ट्रिक पावर को इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकेंगे। तो स्टूडेंट आज हमने जूल हीट लॉ और हमने इलेक्ट्रिक पावर को डिस्कस किया। तो स्टूडेंट होमवर्क आपका ये है कि आपने इलेक्ट्रिक पावर और जूल हीट लॉ की मैथमेटिकल इक्वेशन को ड्राइव करना है। थैंक्स।